हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लिए हैं जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। उसी के आगे कंटिन्यूएशन में ये वीडियो एक और है जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें ट्रांसक्रिप्शन के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से रिलेटेड। तो इसको भी चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटीन मेंशन्ड बिलो कैन रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। ठीक, तो देखिए आप लोगों को पता है कि सेंट्रल डोग्मा होता क्या है। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना। ठीक, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन, ये सेंट्रल डोग्मा है जो लाइन से चलता है। लेकिन अगर कभी कभी उल्टी प्रोसेस होने लग जाए, डीएनए से आरएनए की जगह आरएनए से डीएनए बनने लग जाए, तो हमारा ये हो जाएगा रिवर्स ऑफ सेंट्रल डोग्मा, क्योंकि उल्टी प्रोसेस चल रही है। तो जब उल्टी प्रोसेस चलती है, जैसे आरएनए से डीएनए बनता है, तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। इसलिए अगर ये पूछा जाए कि कौन सा एंजाइम सेंट्रल डोग्मा को रिवर्स कर सकता है, तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैटालिटिक एक्टिविटी रिसाइड्स इन विच सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अब कुछ लोगों ने इसमें लगा दिया है सिग्मा। सॉरी, सिग्मा इसमें नहीं होगा, ये रॉन्ग ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन है बीटा डैश। ठीक, बीटा डैश और बीटा ये दोनों मिलकर के ही कोर कैटालिटिक सब यूनिट बनाती हैं, लेकिन इसमें मेनली इन्वॉल्वमेंट होता है बीटा डैश का। सिग्मा तो एक रिमूवेबल यूनिट होती है जिसके ऐड होने की वजह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में सिग्मा सब यूनिट का इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो बीटा डैश के कारण होती है। ठीक, तो इसमें आप लोग कैटालिटिक एक्टिविटी में बीटा डैश का नाम लिख लीजिएगा, कोई भी इसमें कंफ्यूज ना होए। और अल्फा सब यूनिट क्या करती है? जो आरएनए पॉलीमरेज की अलग अलग सब यूनिट होती हैं उसको आपस में असेंबल करने का काम अल्फा सब यूनिट करती है। और बीटा बीटा डैश कैटालिटिक है, लेकिन मेनली बीटा डैश। अगर बीटा डैश बीटा दोनों ही अगर ऑप्शन में है तो आप बीटा डैश लगाएंगे। अगर बीटा बीटा डैश साथ में लिखा होता तो आप बीटा बीटा डैश को लगाती है। ठीक है, तो सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच द ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज ग्रोज। ठीक, थर्ड क्वेश्चन आपको पता है, चाहे वो डीएनए बनता हो या आरएनए बनता है, हमेशा 5:3 की डायरेक्शन बनता है। तो 5:3 की डायरेक्शन बनेगा, और जो टेम्पलेट होगा वो हमारा अपोजिट स्ट्रैंड का होगा 3:5 के पोलैरिटी में, क्योंकि जब 3:5 की पोलैरिटी में टेम्पलेट होगा तभी तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो 5:3 की डायरेक्शन में बन पाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वन, विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट इवेंट टू टेक प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। आप लोगों ने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में सबसे पहले क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन ओपन कॉम्प्लेक्स बनता है, ओपन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, वहाँ बबल की फॉर्मेशन हो जाती है। आपने पढ़ा होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कैटालिटिक यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज व्हेन प्लेस्ड प्रॉपरली ड्यूरिंग इनिशिएशन इज जस्ट ओवर। अब देखिए, जो कैटालिटिक यूनिट होती है आरएनए पॉलीमरेज की, वो कहाँ पे प्लेस होती है जब इनिशिएशन होने वाला होता है? ठीक है, तो कहाँ पे प्लेस होती है? ड्यूरिंग इनिशिएशन इज जस्ट ओवर, तो ये +1 साइड। ठीक, +1 साइड हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि वहीं से आपका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होना शुरू होगा। +1 साइड होती क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपका ट्रांसक्रिप्ट है, ये इतना पार्ट प्रमोटर रीजन का है, यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं +1 साइट है जहाँ से पहला बेस ऐड होगा कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारा आरएनए बनेगा। तो हमारा ये +1 साइट कहलाती है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की कैटालिटिक यूनिट जिसको कि ऐड करना है, क्या ऐड करना है? न्यूक्लियोटाइड, वो वहाँ पे प्लेस होगी, तभी तो उसके अगेंस्ट में एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर पाएगी बेस पेयरिंग कर, जिससे बेस पेयरिंग बन पाएगी और नया हमारा टेम्पलेट, सॉरी नया हमारा जो आरएनए होगा वो बनेगा। ठीक, तो ये +1 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद विच, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैटायन इज प्लेस्ड इन द कैटालिटिक सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन कैटालिटिक सब यूनिट जो होती है बीटा डैश, उसकी कोर में प्रेजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ, व्हाट इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ अ कंप्लीटली सिंथेसाइज ट्रांसक्रिप्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा जी, क्योंकि देखिए कोई भी ट्रांसक्रिप्ट जब बनता है तो उसके 5' एंड पे सबसे पहले क्या ऐड होती है? एक कैप ऐड होती है 7 मिथाइल गुआनोसिन की। सबसे पहले वही होगी मिथाइल गुआनोसिन। तो इससे मतलब हमें क्या पता चला कि जो सबसे पहला वाला
बेस होगा वो जी होगा। कोई भी ट्रांसक्रिप्ट होगा उसके सबसे पहले 5' 7 मिथाइल होगा और लास्ट में क्या होता है, पॉली ए टेल होती है। तो कोई भी पूछेगा कि पहला न्यूक्लियोटाइड कौन सा होता है, जो हमारा ट्रांसक्रिप्ट या एमआरएनए होता है उसका पहला न्यूक्लियोटाइड होता है जी। और अगर कोई पूछेगा कि आपका सबसे पहला इनिशिएशन मतलब जो आपका प्रोटीन में कन्वर्ट होने वाला जो ट्रांसक्रिप्ट जो पार्ट है जिसका प्रोटीन सिंथेसिस होना है उसका पहला कौन सा होगा, तो ए होगा, क्योंकि ए यू जी से प्रोटीन बनना शुरू होता है। लेकिन कंप्लीटली सिंथेसाइज ट्रांसक्रिप्ट का पहला बेस जी होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए मेल्टिंग ऑफ डीएनए वुड लीड टू, जब किसी डीएनए को मेल्ट किया जाता है, आपने पढ़ा होगा कॉटकर वाला, मैंने वीडियो आपको भेजा था कि मेल्टिंग होगी जब डीएनए की तो उसका क्या होगा, यूवी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन यूवी एब्जॉर्प्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो एट्थ का एक करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नाइन्थ है इन यूकैरियोट्स विच आरएनए पॉलीमरेज मेक्स आरआरएनए। आपको पता है आरआरएनए बनाने का काम आरएनए पॉलीमरेज 1 करता है, एमआरएनए बनाने का काम आरएनए पॉलीमरेज 2 करता है और टीआरएनए बनाने का काम आरएनए पॉलीमरेज 3 करता है विथ फ्यू एक्सेप्शंस। तो इसमें आपका फर्स्ट सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 1। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन इज द एमआरएनए स्टार्ट कोडॉन दैट इनिशिएट ट्रांसलेशन। तो ये आपका एयूजी हो जाएगा जो मिथियोनिन को कोड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है विच पॉलीमरेज इज इन्वॉल्व इन ट्रांसक्राइबिंग राइबोसोमल आरएनए। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया जो भी हमने किया है यहाँ पर नाइन्थ वाले में, इसका आरएनए पॉलीमरेज 1 हो जाएगा। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए बनाता है लेकिन 5s आरआरएनए नहीं बनाता। 5s आरआरएनए कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 जो कि टीआरएनए भी बनाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अभी बाद में आएगा, इसको देखेंगे हम लोग। 12th क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ प्रमोटर रीजन इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। प्रमोटर का काम क्या होता है, प्रमोटर का काम होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कराना, जिससे जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। तो उसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 13th है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए अंडर द डायरेक्शन ऑफ डीएनए। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है आरएनए की सिंथेसिस के लिए, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14th है व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ अ प्रिमनॉव बॉक्स। प्रिमनॉव बॉक्स जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, उसको हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं जिसको, तो उसका सीक्वेंस होता है टाटा एट। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टाटा एट आप बिल्कुल रट लीजिए, प्रोकैरियोटिक जो टाटा बॉक्स है या प्रोकैरियोटिक प्रिमनॉव बॉक्स है जो -10 बेस पेयर की पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, उसका सीक्वेंस यही होता है टाटा एट। ठीक, ये आपको कई बार मिलेगा, आगे भी आप जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी, तो आप इसका सीक्वेंस तो अच्छे से याद ही कर लीजिए। ये प्रोकैरियोट्स में होता है। ठीक है, प्रिमनॉव बॉक्स प्रोकैरियोट्स में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15th विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस अ रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन क्या होता है, रेप्लिकॉन हमारा कहाँ से आ गया, डीएनए से रिलेटेड है। तो अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज एबल टू रेप्लिकेट एंड बी मेंटेन, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो आप ऑप्शन पढ़ के देख लीजिएगा, बिल्कुल वाहियात है, सही बिल्कुल हो ही नहीं सकते, तो बी ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 16th है विच यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज मेक्स टीआरएनए। वही क्वेश्चन में कहा था कि भी आगे आने वाला है, तो आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो टीआरएनए भी बनाता है, इसके अलावा 5s आरआरएनए भी बनाता है। ठीक है। 17th है द लोकेशन ऑफ फर्स्ट हेक्सामेरिक सीक्वेंस टिपिकली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक प्रमोटर इज। सबसे पहला कौन सा हेक्सामेरिक सीक्वेंस कहाँ पाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा मान लीजिए प्रमोटर रीजन है प्रोकैरियोट्स का। ठीक, यहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन वाली शुरू होता है, +1 सीक्वेंस यहाँ है। तो यहाँ पे -10 बेस पेयर की पोजीशन पे टाटा बॉक्स होता है और -35 की पोजीशन पे भी एक हमारा कंजर्व सीक्वेंस होता है हेक्सामेरिक। तो उसमें पूछ रहा है सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारा -35 पड़ेगा, फिर उसके बाद -10 पड़ेगा, उसके बाद हमारा ये इनिशिएशन साइड पड़ेगी। तो कोई भी पहला अगर पूछेगा तो -35, दूसरा तो -10। ठीक है, अगर हम नॉर्मली की बात करते हैं। और अगर हमारा इन कंपैरिजन टू वो पूछा जाए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से अगर स्टार्ट करेंगे तो पहले हमारा -10 पड़ेगा और बाद में -35 पड़ेगा। तो इसमें तो ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, तो इसमें हमारा 35 बेस पेयर वाला ही आंसर करेक्ट होगा। ठीक, किसी को अगर ये समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी ये। ठीक है, इसको आप लोग को समझ लीजिए, कोई -10 वाला लगा के नहीं आएगा इसमें। ठीक है, फर्स्ट हेक्सामेरिक सीक्वेंस पूछा है, वो भी आपको कुछ ये नहीं बताया गया है किसके कंपैरिजन में। अगर आपसे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइड से पूछा जाता तो आपका -10 पहले आता, लेकिन अगर आपका नॉर्मली पूछा गया तो -35 पहले आएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए 18th विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनता है? mRNA आप लोगों को पता होगा, लेकिन सारे RNA जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही बनते हैं। rRNA और tRNA ट्रांसलेशन से तो बनेंगे नहीं, वो भी हमारे ट्रांसक्रिप्शन से ही बनते हैं। बाद में वो सेपरेट हो जाते हैं, उनका काम अलग टाइप का होता है। mRNA से प्रोटीन बनता है, लेकिन सिंथेसाइज तो सारे के सारे RNA ट्रांसक्रिप्शन से ही होंगे, क्योंकि DNA से RNA बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये तो पढ़ा ही है आपने, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जिसमें ऑल ऑफ दीज रहता है अधिकतर वही ऑप्शन करेक्ट भी होता है, इसमें भी वही आया। 19 देखिए सिग्मा फैक्टर क्या होता है? सिग्मा फैक्टर कहाँ इन्वॉल्व होता है? प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने में, बाकी उसका और कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो आपको उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। रिकॉग्नाइजेस द प्रमोटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20th है रिकॉग्निशन बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज कॉल्ड प्रमोटर, सबको पता है। 21st देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर लैक्टोज फर्मेंटेशन। लैक्टोज फर्मेंटेशन के लिए देखिए हमको ZYA 3 एंजाइम पता है। Z किसको कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। Y किसको करता है? ट्रांस एसिटाइलेज को। और A किसको करता है? परमीएज को। तो तीनों के तीनों ही इसमें सही हो जाएंगे। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 22nd देखिए NMRNA ट्रांसक्रिप्ट ऑफ अ जीन कंटेन्स। अगर एक mRNA है तो उसमें क्या क्या होगा? स्टार्ट कोडॉन भी होगा, स्टॉप कोडॉन भी होगा और टर्मिनेटर सीक्वेंस भी होगा। तो ऑल ऑफ दी इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। 23rd थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। A level of regulation demonstrated by the termination of transcription if tryptophan is abundant by the tryptophan operon in E. coli is called, इसका ऑप्शन हो जाएगा एटीनुएशन। अब जब ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि शायद आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा भी होगा, तो आपको ये पता होगा कि ये एटीनुएशन प्रोसेस कहलाती है। एटीनुएशन का मतलब होता है एक तरह से रोकने वाला ही काम करना। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपका रिप्रेशन, को रिप्रेशन या डेसिकेशन, ये सब वर्ड तो होंगे नहीं। एटीनुएशन मतलब रोकना। अगर ट्रिप्टोफेन मीडिया में प्रेजेंट है तो ट्रिप्टोफेन की सिंथेसिस नहीं होगी, इसी को कहते हैं एटीनुएशन। तो वही है, अगर इसमें लिखा हुआ है कि एक ऐसा रेगुलेशन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इफ ट्रिप्टोफेन इज एबंडेंट बाय द ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन इज इन ई कोलाई इज कॉल्ड एटीनुएशन। अगर ट्रिप्टोफेन पहले से ही प्रेजेंट है मीडिया में तो ई कोलाई को ट्रिप्टोफेन बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो ट्रिप्टोफेन वाला जो ओपेरॉन होगा वो एटीनुएट हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं होगा, तब वो अपना एक्टिवेट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एटीनुएशन। 24 देखिए द कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज DNA टेम्पलेट एंड अ न्यू आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज कॉल्ड, ये आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है जहाँ पे तीनों ही प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल। 24th हो गया आपका। उसके बाद 25th देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट हैज अ रिमूवेबल सिग्मा सब यूनिट, क्योंकि सिग्मा सब यूनिट ही जुड़ती है और फिर अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका रिमूवेबल सिग्मा हो जाएगी। 26 हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन बाई ई कोलाई पॉलीमरेज अकर्स इन, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आपको पता है 3 फेजेस में होती है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 देखिए मल्टीपल कॉपीज ऑफ 5S जीन लोकेटेड एट द क्रोमोसोमल साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर आरआरएनए जीन्स। इसमें आपका 5S का जो आरआरएनए होता है उसमें क्या अलग बात होती है? वो आरएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। आरआरएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा सिंथेसाइज किया जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ये उल्टा सीधा दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें आरएनए पॉलीमरेज 3 वाला ऑप्शन है, ये वाला करेक्ट होगा। 28 देखिए ईच टीआरएनए मॉलिक्यूल हैज अ क्लोवर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टेम लूप। आपको पता है क्लोवर लीफ का मॉडल का स्ट्रक्चर, मतलब क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता कैसा है? आप जब देखेंगे इसको, स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं? 3 ही लूप होते हैं। आप जब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर तो केवल 3 लूप ही आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे, तो 3 स्टेम लूप्स में आप ऑप्शन सही होगा क्लोवर लीफ मॉडल में। वैसे तो आजकल इसका एल शेप मॉडल जो है वो ज़्यादा, जो 3 डायमेंशनल एल शेप मॉडल है वही एक्सेप्टेबल है। क्लोवर लीफ तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के आने के पहले वो एक्सेप्टेबल था, लेकिन अब एल शेप्ड स्ट्रक्चर ही एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके बाद देखिए 29 इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स अ प्रमोटर रीजन दैट इज रीजन 80 बेसिस इज कॉल्ड टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स 80 बेस रिच होगा। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को सबको पता ही है। उसके बाद देखिए आरएनए पॉलीमरेज दैट ट्रांसक्राइब बैक्टीरियल डीएनए आर मल्टी सेपरेट एंजाइम, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो कई सारी सेपरेट से मिलकर के बना होता है, जैसे अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और एक सिग्मा फैक्टर जो रिमूवेबल होता है। तो इसमें आपका मल्टी सेपरेट एंजाइम हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज, अगर बैक्टीरियल डीएनए के केस में पूछा जाए तो। ठीक है, तो ये आप सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये इसको, और जो आपको थोड़ा टफ लगे उसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में, जिससे वो कभी आपको भूले नहीं। ठीक है, एग्जाम में यही सब घुमा फिरा के आएंगे, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा। और इसके बाद मैं आपको और भी क्वेश्चन देती रहूँगी। ठीक है, ये थोड़ा वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब आपको वीडियो हर एक एक 2 दिन में मिलते रहेंगे। पढ़ते रहिए आप लोग और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।